Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 13th March 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about same-sex marriage. And this topic is important from our syllabus GS paper to Indian polity point of view. तो सेम सेक्स मैरिजेस को समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट होमोसेक्सुअल्स. होमोसेक्सुअल्स का क्या स्टेटस है, उसको कब लीगलाइज किया गया हमारे देश में, वो ज़रा देखते हैं. या आप कह सकते हैं लीगलाइज तो नहीं किया गया है, लेकिन होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज ज़रूर कर दिया गया है. डीक्रिमिनलाइज करना मतलब प्रैक्टिसिंग होमोसेक्सुअलिटी इज़ नो लॉन्गर अ क्रिमिनल ऑफेंस इन आवर कंट्री. देखते हैं कब तक ये क्रिमिनल ऑफेंस था, बाद में कब कैसे इसको हटाया गया एज ए क्रिमिनल ऑफेंस. तो होमोसेक्सुअल्स को जनरली इस कैटेगरी में रखा जाता है LGBT कम्युनिटी, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी, कॉमनली नोन एज LGBT कम्युनिटी. LGBT कम्युनिटी के लोग जो हैं, एज यू ऑल नो, फेस सोशल स्टिग्मा इन आवर सोसाइटी. जनरली दे आर आउटकास्ट एंड थ्रोन आउट ऑफ फैमिली. माना जाता रहा है कि LGBT कम्युनिटी के जो लोग हैं दे आर इन सम पैथोलॉजिकल स्टेट. ये एक तरीके की मानसिक बीमारी है, ऐसा माना जाता है समाज में. और इसी आइडिया से गाइडेड होकर के हमारा जो क्रिमिनल लॉ था उसमें 2018 तक होमोसेक्सुअलिटी को एक क्रिमिनल ऑफेंस की तरह देखा जाता था. इट वाज ए क्राइम इन इंडिया अंडर IPC 377. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में IPC 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया. मतलब दूसरे भाषा में कहें तो प्रैक्टिसिंग होमोसेक्सुअलिटी इज़ नो लॉन्गर ए क्रिमिनल ऑफेंस इन आवर कंट्री. अलग अलग जजमेंट्स अगर देखे जाए LGBT कम्युनिटी को लेकर के, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जजमेंट था 2009 में नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT. नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT वाले केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज किया था होमोसेक्सुअलिटी को, यानी कि IPC 377 को डीक्रिमिनलाइज किया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, क्लेमिंग कि सेक्शन 377 of IPC is violating Article 21 right to life and liberty along with Article 14 and 15 right to equality. लेकिन फिर दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में इन सुरेश कुमार कौशल केस, और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को रिवर्स कर दिया और वापस से IPC 377 को ला दिया, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया. लेकिन फिर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2017 में. इसको हम लोग बोलते हैं KS पुट्टास्वामी केस. पुट्टास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21. तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी भी आता है, एंड दैट इज़ हाउ राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट. आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 का एम्बिट को एक्सपैंड करते रहती है थ्रू सक्सेसिव जजमेंट्स. आर्टिकल 21 तो टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, बट कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं टू हैव अ मीनिंगफुल लाइफ, टू हैव अ डिग्निफाइड लाइफ, जैसे राइट टू हैव पीसफुल स्लीप, राइट टू हैव साउंड इन्वायरमेंट अराउंड. तो इस तरीके से कर करके सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स दिए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के एम्बिट को एक्सपैंड किया है. और उसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में KS पुट्टास्वामी जजमेंट में कहा कि राइट टू प्राइवेसी वुड बी अ फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21. तो फिर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को अप्लाई करते हुए, इससे इन्फरेंस ड्रॉ करते हुए, फिर एक केस हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही 2018 में नवतेज जौहर केस, जिसमें यह आर्गुमेंट रखा गया कि अगर राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है तो फिर लोग क्या करते हैं प्राइवेसी में, होमोसेक्सुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं या हेट्रोसेक्सुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट शुड नॉट बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द स्टेट. फंडामेंटल राइट का क्या मतलब है? ऐसे अधिकार, ऐसे मौलिक अधिकार जो सरकार या स्टेट भी हमसे छीन नहीं सकता. तो राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार हो गया, तो स्टेट या सरकार भी हमसे छीन नहीं सकती. सो होमोसेक्सुअल शुड ऑल्सो हैव दिस फंडामेंटल राइट. What they do in privacy should not be matter of concern to the state or the government, and the government and the state should not be able to infringe them from doing what they want to do in private. And that is how you can say कि right to privacy को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को
ये फैसला देना ही पड़ा कि होमोसेक्सुअलिटी कैन नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। सुप्रीम कोर्ट को ये सुरेश कौशल केस का जजमेंट को रिवर्स करना पड़ा, जहाँ पे उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनल ऑफेंस बनाया था, आईपीसी 377 को कॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। नवतेज जौहर केस 2018 में सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा, मानना पड़ा कि आईपीसी 377 हैज़ टू बी नो लॉन्गर अ क्रिमिनल ऑफेंस बिकॉज एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग जो हैं दे ऑल्सो एंजॉय राइट टू प्राइवेसी एंड दैट इज़ हाउ एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग व्हाट दे डू इन प्राइवेट इज़ नॉन मैटर ऑफ द स्टेट एंड एलजीबीटी इज़ नो लॉन्गर अ पैथोलॉजिकल और एलजीबीटी का जो एक्शन है या होमोसेक्सुअलिटी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए पैथोलॉजिकल स्टेट, इट इज़ ए मैटर ऑफ नेचुरल राइट्स। तो बेस लाइन ये है, मुद्दा ये है कि आईपीसी 377 डीक्रिमिनलाइज किया जा चुका है, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी की जो प्रैक्टिस है दैट इज़ नो लॉन्गर अ क्रिमिनल ऑफेंस। इसको आप सोशल ऑफेंस की तरह देख सकते हैं, समाज में इसको आज भी एक ऑफेंस की तरह देखा जाता है, इसको लेकर के अभी भी स्टिग्मा है, लेकिन लॉ की नज़रों में, कानून की नज़रों में आईपीसी 377 नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड दैट इज अ होमोसेक्सुअलिटी या प्रैक्टिस ऑफ होमोसेक्सुअलिटी इज़ नो लॉन्गर अ क्रिमिनल ऑफेंस। लेकिन एक और बात इसी से जुड़ी हुई है, रिलेटेड है, वो है सेम सेक्स मैरिज। देखिए, होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनल ऑफेंस की तरह ना देखना और सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करना या अलाउ करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। हमारे देश में होमोसेक्सुअलिटी इज़ नो लॉन्गर ए क्रिमिनल ऑफेंस, बट अभी भी सेम सेक्स मैरिजेस आर नो लॉन्गर और आर येट नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीगल थिंग इन आवर कंट्री। आज भी हमारे देश में मैरिज का डेफिनेशन है यूनियन बिटवीन पीपल ऑफ टू अपोजिट जेंडर। यही हमारा देश में या हमारे देश में जो कानून है उस हिसाब से मैरिज का डेफिनेशन है। करंट इशू इसी से रिलेटेड है, होमोसेक्सुअलिटी इज नो लॉन्गर अ क्रिमिनल ऑफेंस, आईपीसी 377 हैज़ बीन डीक्रिमिनलाइज्ड, बट द करंट इशू इज विथ रिस्पेक्ट टू सेम सेक्स मैरिज रिकॉग्निशन। बहुत सारे पिटिशंस फाइल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्टिंग द सुप्रीम कोर्ट टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिजेज। इस पर सरकार का क्या रिस्पॉन्स है सेम सेक्स मैरिज के डिमांड पे? सरकार ने कहा है, या सरकार की तरफ से उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अटॉर्नी जनरल वगैरह, उन्होंने कहा है कि मैरिज इन इंडिया कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली इफ इट इज़ बिटवीन अ बायोलॉजिकल मैन एंड अ बायोलॉजिकल वुमन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन। सेम सेक्स मैरिजेज विल क्रिएट हैवोक इन सोसाइटी। अगर पूरी दुनिया भर में बात की जाए तो लगभग 33 ऐसे देश हैं जो सेम सेक्स मैरिजेस को लीगली रिकॉग्नाइज करते हैं। दीज कंट्रीज इंक्लूड फ्रांस, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएस। लेकिन 34 ऐसे देश हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिजेस को प्रोहिबिट करने के लिए स्पेसिफिक लॉ बना रखे हैं। उसमें से एक आप मान सकते हैं इंडिया भी है। इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिजेस। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है कि सेम सेक्स मैरिजेस को रिकॉग्निशन दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी लिबरल होते हुए और काफ़ी प्रोग्रेसिव माइंडसेट दिखाते हुए नवतेज जौहर केस में तो आईपीसी 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। लेकिन अब देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सेम सेक्स मैरिजेस को भी रिकॉग्नाइज करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मामला है इसको रेफ़र किया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, सुप्रीम कोर्ट के ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वो होता है सुप्रीम कोर्ट का जो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी एक अहम मुद्दे पर डिस्कशन करता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मेन काम होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड किसी भी प्रोविज़न में अगर कोई डाउट है, एम्बिग्विटी है, तो उस पर वो चर्चा करते हैं। तो नाउ दिस मैटर इज़ नो लॉन्गर अ मैटर ऑफ होमोसेक्सुअल। नाउ सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है दे विल डिस्कस द एम्बिट or you may say the scope of right to freedom which is a fundamental right। तो right to freedom या right to equality के अंदर सेम सेक्स मैरिजेस को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, क्या उसका एम्बिट इतना वाइड होना चाहिए, अब उस पर चर्चा करेगा सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। नियम यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए उसमें मिनिमम 5 जजेज होने चाहिए। लोग डिमांड कर रहे हैं इस तरीके से, दे नीड इक्वल मैरिज राइट्स एज वेल। ये जो मामला है सेम सेक्स मैरिजेज का, दिस कैन बी एन इम्पॉर्टेंट इशू फ्रॉम एथिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एथिक्स में भी इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि क्या सेम सेक्स मैरिजेज को रिकॉग्नाइज ना करना, डोंट यू थिंक इट इज़ अनएथिकल एंड निगेटिंग और रिजेक्टिंग द राइट्स
नेचुरल राइट्स ऑफ द पीपल हु बिलोंग टू होमोसेक्सुअल कम्युनिटी, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। The next article is about controlled re-entry of satellites, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view, especially from space technology. करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ ये है कि इसरो ने अपना ही एक सैटेलाइट मेगाट्रॉपिक्स 1 को अपने ऑर्बिट से निकाल करके काफ़ी कंट्रोल्ड तरीके से ला करके उसको लैंड कराया है अर्थ के एक पर्टिकुलर ओशन में, जिसके मदद से इसकी लाइफ को एंड किया गया। तो मेगाट्रॉपिक 1 इसरो का सैटेलाइट, इसको इसरो ने कंट्रोल्ड तरीके से आप कह सकते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर री एंट्री कराया है और वापस से ला करके उसको लैंड करा करके उसके लाइफ को एंड किया है। मेगाट्रॉपिक्स 1 की बात की जाए तो इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ इसरो फ्रॉम इंडिया एंड CNES फ्रॉम फ्रांस। इसको PSLV रॉकेट ने लॉन्च किया था 2011 में। ओरिजिनली तो इसको 3 साल के लिए ही भेजा गया था, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट्स लाइफ गॉट एक्सपैंडेड एंड इट हैज़ बीन वर्किंग फॉर नियरली अ डिकेड। अगर इसकी हाइट बात की जाए तो इट हैज़ बीन ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट अ हाइट समवेयर क्लोज टू 867 किलोमीटर। तो हम मान सकते हैं कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में थोड़ा हाइयर साइड में है। हाइट 867 किलोमीटर पे था एंड इंक्लिनेशन ऑफ अबाउट 20 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द इक्वेटर। अभी जरा देखते हैं कि कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड एंट्री का क्या मामला है। देखिए, कोई भी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूमता है, राइट से अर्थ के अराउंड घूमता है। जब उस सैटेलाइट का फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो धीरे धीरे वो अपने ऑर्बिट से निकल करके, क्योंकि फ्यूल ख़त्म हो गया है, तो फ्यूल ख़त्म हो गया तो अब वो धीरे धीरे अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण अर्थ की तरफ खींचा चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा गिरने लगेगा अर्थ की तरफ, वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी तो उसके पास टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी तो है ही। तो मान लीजिए कि पहले फ्यूल था तो ऐसे रोटेट कर रहा था एक फिक्स्ड ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ। जब फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो धीरे धीरे उसका ऑर्बिट छोटा होने लगेगा और ऐसे करते करते वो एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा और एटमॉस्फेयर में इंटर करने के बाद वो धीरे धीरे फ्रिक्शन के कारण बर्न होने लगेगा और बर्न हो करके 99% तक केसेस में सैटेलाइट्स बर्न हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, राइट। बट ये सब होने में कम से कम 20 से 30 साल का वक्त लगता है और 20 से 30 साल तक ये सैटेलाइट जो हैं वो डिफंक्ट फेज में, यानी कि नॉन फंक्शनल फेज में भी स्पेस के अंदर रहते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट में। जैसे अभी तो ये ऑर्बिट में है, फिर जब फ्यूल ख़त्म हो गया, जब इसका लाइफ ओवर हो गया तो धीरे 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 करते करते ये एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा और फिर ये एटमॉस्फेयर में आने के बाद बर्न करेगा, डिस्ट्रॉय होगा, तब तक 20 से 30 साल लग जाते हैं। जबकि वही अगर कंट्रोल्ड एंट्री की बात की जाए तो कंट्रोल्ड एंट्री में कैसा होगा कि सैटेलाइट को ऐसे लॉन्च किया जाएगा कि फ्यूल ख़त्म होने से पहले ही वो अपना पाथ बदलेगा। कंट्रोल्ड एंट्री वाला सैटेलाइट में क्या होगा कि ऐसे वो पहले अपने लाइफ साइकिल में ऐसे अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, फिर जब फ्यूल ख़त्म होने वाला होगा अंत में, तो फ्यूल ख़त्म होने से पहले ही वो कंट्रोल्ड तरीके से अर्थ ऑर्बिट में आएगा और अर्थ ऑर्बिट में भी वो इस तरीके से अर्थ के ऊपर लैंड करेगा कि ओशन वगैरह पे लैंड करे सेफली, जिससे कोई डैमेज ना हो। तो इसरो ने क्या करा है, इस बार जो मेगाट्रॉपिक्स नाम का अपना खुद का सैटेलाइट था, इसको कंट्रोल्ड तरीके से अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाया है। ये कंट्रोल्ड तरीके से अर्थ एटमॉस्फेयर में री एंट्री का जो टेस्ट किया है इसरो ने मेगाट्रॉपिक्स 1 का, इसको मेनली किया है एज अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। इसरो इस टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा डेवलप करना चाहती है कि सैटेलाइट्स को कैसे वो कंट्रोल्ड तरीके से अपने एटमॉस्फेयर में लाएं और अर्थ पे ला करके लैंड करा पाएँ। इसरो इज़ ट्राइंग टू मास्टर दिस टेक्नोलॉजी। ऐसा क्यों करना चाह रहा है इसरो? क्योंकि देखिए, बहुत सारे सैटेलाइट्स हम अर्थ से भेज तो दे रहे हैं, वो जा रहे हैं स्पेस में, अर्थ के अराउंड ऐसे घूम रहे हैं, फिर जब वो डिफंक्ट हो जा रहे हैं तो धीरे 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 कर करके वो फिर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर रहे हैं, इसमें 20 से 30 साल का लग रहा है। तो इस कारण से कई सारे ऐसे सैटेलाइट्स हैं जिनका कोई फंक्शन है नहीं, अब उनका काम ख़त्म हो चुका है, लाइफ ओवर हो चुका है, लेकिन अभी भी वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं और धीरे 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 एटमॉस्फेयर में आएंगे, फिर जा कर के वो फ्रिक्शन से बर्न होंगे। तो इसमें काफ़ी वक्त लग रहा है और इस कारण से कई सारे ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो डिफंक्ट हैं, नॉन फंक्शनल हैं, येट दे आर इनटू द स्पेस अराउंड द अर्थ, क्रिएटिंग अ लार्ज चंक ऑफ
स्पेस जंक, इस तरीके का स्पेस में आप कह सकते हैं जंक, या आप कह सकते हैं डिफंक्ट मटेरियल्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है। और इस कारण से फ्यूचर जो मिशंस हैं धरती से स्पेस में भेजने वाले जो सैटेलाइट्स या रॉकेट्स हैं, उन मिशंस पे खतरा हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस स्पेस राइजिंग स्पेस जंक। तो अगर हमने कंट्रोल्ड स्पेस से एटमॉस्फेयर में री एंट्री का प्रोसेस को मास्टर कर लिया, तो फिर फ्यूचर में हमारा जो भी सैटेलाइट नॉन फंक्शनल होगा उसको कंट्रोल्ड तरीके से ला करके अर्थ पे सेटल करा देंगे। 20 से 30 साल का वक्त नहीं लगेगा। तो इस तरीके से जो भी सैटेलाइट्स होंगे वो अर्थ में आकर के सेटल हो जाएंगे, और जो स्पेस जंक बढ़ता जा रहा है उसका क्वांटिटी कम होगा। सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस कंट्रोल्ड एंट्री। एक तो है कि हम लोग इस टेक्नोलॉजी को मास्टर करना चाहते हैं, दूसरा फ्यूचर में वी वांट टू अवॉइड टू मच ऑफ स्पेस जंक। बहुत ज़्यादा अगर स्पेस जंक हो जाए तो उससे फ्यूचर में स्पेस में नए सैटेलाइट्स को लॉन्च करना मुश्किल हो सकता है। इसी को नाम दिया गया है केसलर सिंड्रोम। केसलर सिंड्रोम इज अ फिनोमेना। केसलर नाम के कॉस्मोलॉजिस्ट ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, काफ़ी पहले ही, कि जिस तरीके से हम लोग स्पेस में जंक्स छोड़ रहे हैं और काफ़ी समय तक ये जंक्स टाइम स्पेंड कर रहे हैं स्पेस में, देयर विल बी अ टाइम व्हेन देयर विल बी सो मच जंक इन द स्पेस कि वी वॉन्ट बी एबल टू लॉन्च न्यू प्रोब्स और न्यू रॉकेट्स। इसी को नाम दिया गया केसलर सिंड्रोम। केसलर सिंड्रोम विल लीड टू कोलिजन्स एंड मोर स्पेस डेब्रिस एंड दे मे फेल फ्यूचर मिशंस। कंट्रोल्ड एंट्री के तरीके को अगर हमने मास्टरी कर लिया तो केसलर सिंड्रोम से बचा जा सकता है, एक्सेसिव स्पेस जंक से बचा जा सकता है। लेकिन ये कंट्रोल्ड एंट्री में चैलेंज क्या क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज तो है डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। ये जो हायर ऑल्टीट्यूड पे जो सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो लगभग 36,000 किलोमीटर के हाइट पे हैं, उनको वापस से अर्थ एटमॉस्फेयर में कंट्रोल्ड तरीके से लाना काफ़ी मुश्किल है बिकॉज ऑफ द लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। ओनली द सैटेलाइट्स इन द लो अर्थ ऑर्बिट कैन बी ब्रॉट in a controlled manner in Earth's atmosphere and then they could be put into a safe place. Only the satellites in low Earth orbit could be brought in a controlled manner. दूसरा है रिजर्व फ्यूल। देखिए, अगर आपको किसी भी सैटेलाइट को ऐसे डिज़ाइन करना है कि वो कंट्रोल्ड तरीके से वापस से आकर के अर्थ एटमॉस्फेयर में और अपने आप को डिफंक करा करके और सही या सेफ जगह पे लैंड हो जाए, ऐसा अगर आपको कोई भी सैटेलाइट बनाना है तो उसमें आपको एक्स्ट्रा रिजर्व फ्यूल छोड़ना होगा, राइट। मान लीजिए कि सैटेलाइट के पूरे लाइफ साइकिल में उसको 1000 लीटर पेट्रोल चाहिए। एकदम बेसिक तरीके से बोल रहा हूँ, वैसे तो सैटेलाइट में पेट्रोल लगेगा नहीं, राइट। उनको तो लिक्विड हाइड्रोजन वगैरह चाहिए होगा, बट फिर भी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 1000 लीटर पेट्रोल चाहिए सैटेलाइट को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर ये कंट्रोल्ड तरीके से उसको री एंट्री करा करके और डंप करने वाला सैटेलाइट अगर हमने बनाया तो उसके 1000 के जगह पे 1200 लीटर पेट्रोल डालना होगा, और जिस कारण से फ्यूल का वेट बढ़ेगा तो सैटेलाइट का कॉस्ट बढ़ेगा। सैटेलाइट विल बी हेवियर एंड कॉस्टलियर। सो दैट इज़ अनदर चैलेंज विथ रिस्पेक्ट टू कंट्रोल्ड एंट्री वाला सैटेलाइट का डिज़ाइन। अभी मेगाट्रॉपिक्स की बात की जाए तो इसको कंट्रोल्ड एंट्री के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। मेगाट्रॉपिक्स 1 वॉज नॉट डिज़ाइन फॉर कंट्रोल्ड एंट्री, येट इसरो हैज़ मैनेज्ड टू मेक अ कंट्रोल्ड एंट्री ऑफ मेगाट्रॉपिक्स 1 इन आवर एटमॉस्फेयर। तो कंट्रोल एंट्री को भी मास्टरी करने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं उससे क्या आगे सॉल्यूशंस निकल करके आते हैं। अभी हमने तो बेसिक लेवल पे टेस्ट किया है, लेकिन ये सब चैलेंजेस हैं। रिजर्व फ्यूल छोड़ना होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम। अभी तक क्या करते आ रहे हैं हम लोग, या तो सैटेलाइट को डिफंक्ट छोड़ देते हैं जिस कारण से वो 20 से 30 साल में घूमते घूमते वापस से अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर करता है। कभी कभार जब उसकी लाइफ साइकिल ख़त्म होने लगती है तो उसको ऐसे पुश करते हैं कि वो डीपर स्पेस में चला जाए। डीपर स्पेस में जाकर के वो वैसे भी स्पेस जंक बन जाता है। चाहे जो भी हो, दोनों ही केस में स्पेस जंक बढ़ता जा रहा है, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ मेकिंग द केसलर सिंड्रोम मोर रियल। एंड दैट इज़ वाई द वर्ल्ड के जो भी प्रीमियर स्पेस एजेंसीज हैं, नाउ दे आर ट्राइंग टू हैव मास्टरी ओवर द न्यू टेक्नोलॉजी जिसका नाम है कंट्रोल्ड री एंट्री ऑफ सैटेलाइट। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हाई पावर्ड कमिटी ऑन वाइल्ड एनिमल्स, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, एक कमेटी बनाई गई थी जिसका मेन काम था कि जो कैप्टिव वाइल्ड एलिफेंट्स हैं, जो जंगली हाथियों को पकड़ा जाता है,
उनके साथ सही या अच्छा ट्रीटमेंट हो, उनका टॉर्चर ना किया जाए। ये जो इनिशियली कमेटी बनाई गई थी ये सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए बनाया गया था, लेकिन अब करंट न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफ़ी वाइड कर दिया है। नाउ दिस कमेटी, हाई पावर्ड कमेटी ऑन वाइल्ड लाइफ एलिफेंट, विल हैव अ वाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड रेस्क्यू ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एनीवेयर अक्रॉस इन इंडिया। अब सिर्फ एलिफेंट्स के लिए नहीं है और ना ही सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए। नाउ दिस हाई पावर्ड कमेटी विल हैव द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, any wild animal, not just elephant, and from any place in India, not just in Northeast. So now this high powered committee will have power to oversee transfer, procurement, rescue, rehabilitation of these wild animals, including wild animals in captivity. मतलब जू वगैरह में भी जो wild animals हैं उनका भी वेलफेयर करने का काम होगा इस हाई पावर्ड कमेटी का। दिस हाई पावर्ड कमेटी विल वर्क अंडर चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर जज जस्टिस दीपक वर्मा। इसके पावर फंक्शन जरा देख लेते हैं। तो ऑल स्टेट एंड सेंट्रल अथॉरिटीज शैल रिपोर्ट द सीजर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और अबैंडनमेंट ऑफ कैप्टिव वाइल्ड एनिमल्स टू द कमिटी। तो कोई भी जंगली जानवर आपने पकड़ा या फिर कोई जंगली जानवर को आपने रिलीज़ किया जंगलों में, दोनों ही केस में आपको इस कमेटी को बताना होगा। द कमिटी शैल बी एट लिबर्टी टू रिकमेंड ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ कैप्टिव एनिमल्स और ऑफ सीज्ड एनिमल्स टू एनी विलिंग रेस्क्यू सेंटर और जू फॉर देयर इमीडिएट वेलफेयर। तो अगर कोई भी स्टेट अथॉरिटी किसी भी वाइल्ड एनिमल को कैप्चर करती है, ये कमेटी उनको ऑर्डर दे सकती है टू रिलीज देम टू एनी रेस्क्यू सेंटर और सो फॉर द वेलफेयर ऑफ दैट वाइल्ड एनिमल। द कमिटी इज़ फ्री टू कंडक्ट नेसेसरी चेक्स एंड अंडरटेक फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइजेज। तो सरल भाषा में न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ एम्पावर्ड दिस हाई पावर कमिटी constituted by Tripura High Court and now it has extended its jurisdiction to entire India. The next article is about golden langur habitats that are being fragmented and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. देखिए golden langurs ऐसे दिखते हैं golden langurs and they are mostly found in western Assam. कोकराझार और धुबरी डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं here in this zone. Found in western Assam neighboring the foothills of Black Mountains of Bhutan. Adult जो गोल्डन लंगूर होता है उसका ऐसा फर जैसा कोट भी होता है। गोल्डन लंगूर्स की जनसंख्या लगातार कम हो रही है, रीजन भी हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, हैबिटेट लगातार इनका कम होता जा रहा है। IUCN में दे हैव बीन कैटेगराइज्ड एज इनडेंजर्ड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में दे हैव बीन गिवन शेड्यूल 1 प्रोटेक्शन। बात की जाए अगर गोल्डन लंगूर की तो इनको डेडिकेट करते हुए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया जिसका नाम है चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। It is India's first wildlife sanctuary with golden langur as primary species. Chakrasila Wildlife Sanctuary is partly in Kokrajhar and partly in Dhubri. It has about 600 golden langurs. Chakrasila Wildlife Sanctuary. Current news ये गोल्डन लंगूर के हैबिटेट से ही देखिए गोल्डन लंगूर्स जो हैं वो भैरव रिजर्व फॉरेस्ट में भी मिलते हैं। देयर आर अबाउट 150 गोल्डन लंगूर्स इन भैरव रिजर्व फॉरेस्ट। न्यूज़ कुछ ऐसा है कि एक पावर लाइन, हाई ट्रांसमिशन पावर लाइन बिछाया जा रहा है जिसका नाम है नांगल बिबिरा बोंगाईगोंग ISTS पावर ट्रांसमिशन। ये जो पावर ट्रांसमिशन बिछाया जा रहा है दैट इज़ मूविंग थ्रू दिस भैरव रिजर्व फॉरेस्ट। ये हाई वोल्टेज पावर लाइन है। इसका मतलब ये है कि अब गोल्डन लंगूर्स इससे टकराएंगे, इसको टच करेंगे तो उनकी डेथ होगी। एंड दिस इज़ हाउ the habitat of golden langurs will be further fragmented क्योंकि this is moving across Bhairav Reserve Forest. That is why environmentalists are criticizing this move of having high voltage power line across this Bhairav Reserve Forest. कभी मान लीजिए आप आंसर लिख रहे हो डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट कि कैसे डेवलपमेंटल प्रोसेस इन्वायरमेंट को हैम्पर करते हैं और अलग अलग इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। मेंस आ रहा है तो मेंस में अगर कहीं ऐसी कुछ आर्गूमेंट लिख रहे हो वहाँ पे आप इसको एग्जांपल के तौर पे कोट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस को कि हाउ वी आर सेटिंग अप हाई वोल्टेज पावर लाइन अक्रॉस भैरव रिजर्व फॉरेस्ट दैट मे फर्दर फ्रैगमेंट द हैबिटेट ऑफ गोल्डन लंगूर्स हुज पॉपुलेशन इज एनीवे श्रिंकिंग एट ए फास्टर पेस। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about anti-Islamophobia day and this topic is at max important from prelims exam point of view। थोड़ा बहुत ऐसे या एथिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली सवाल नहीं आएगा।
देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रिजोल्यूशन पास करके 15 मार्च को डिक्लेयर किया है एज इंटरनेशनल डे ऑफ और इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, शॉर्ट में कहें तो एंटी इस्लामोफोबिया डे। ये जो रिजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। इस रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, एंड दैट इज हाउ नाउ एंटी इस्लामोफोबिया डे विल बी ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 15 मार्च। इस्लामोफोबिया होता क्या है? इस्लामोफोबिया इज अ काइंड ऑफ प्रेजुडिस और हॉस्टिलिटी और हेट्रेडनेस टुवर्ड्स पीपल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, तो जैसे ये स्लोगन आप पढ़िए, ऑल आई नीड टू नो अबाउट इस्लाम आई लर्नड 9/11। तो ये कहीं ना कहीं इस्लामोफोबिया है कि इस्लाम को अगर आपको समझना है सिर्फ 9/11 को याद कीजिए, गलत बात है। दिस इज अ काइंड ऑफ फोबिया बीइंग क्रिएटेड और प्रेजुडिस और हॉस्टिलिटी क्रिएटेड अगेंस्ट पीपल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। ये है एग्जाम्पल ऑफ इस्लामोफोबिया। तो इस्लामोफोबिया दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है सिंस 9/11। देयर हैव बीन अ नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ पीपल और नेगेटिव इमोशंस of people being feeded upon since 9/11, and that is how the United Nations, and that is why you may say United Nations has started observing this day, anti-Islamophobia day, because the Islamophobia has been on the rise since 9/11/2001, since attack on World Trade Center. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। बाई एनुअल डी वार्मिंग इज डन विथ विच टैबलेट? आंसर इज albendazole. And which of the following statements regarding landslides are correct? They occur only in the gentle slope. Gentle slope पे थोड़ी होता है, steep slope पे होता है landslide. So first statement is wrong. First statement गलत होते हैं. You get the correct answer. Correct answer is option C. That's all from our side for today. Thanks for watching.